नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। उत्तराखंड के देहरादून में आरटीआई की 18वीं वर्षगांठ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्त भी मौजूद रहे। आज हम सब ने इकट्ठा होकर आरटीआई एक्ट की 18वीं वर्षगांठ को मनाया है। मनाने का मतलब होता है कि उसका चिंतन मंथन करने की कोशिश की है। ये दो हिस्सों में किया गया है। हमने कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए हैं ताकि इस सब्जेक्ट के ऊपर में एक विश्लेषण किया जाए और किस प्रकार से आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके ऊपर में सोच विचार किया जाए। और आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने डिटेल में ये जाना कि किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर में आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें बहुत ही प्रावधान अभी जो फंक्शनैलिटी की गई है, जिससे कि जितना भी कोई अनुरोध आता है, कोई अपील आती है, उसके ऊपर में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी बदलाव आया है वो ये है कि हर एक अनुरोध को, हर एक पत्र को, हर एक इंफॉर्मेशन सीकर को किस स्पीड के साथ में कार्य किया जाए। आज एक बहुत ही भावुक बात हुई कि एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो क्लब के मेंबर हैं, उन्होंने अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस बताए आरटीआई को लेकर। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो जितना भी उन्होंने आरटीआई के अंदर में इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो अपने लिए नहीं मांगी थी, समाज के लिए मांगी थी, उन व्यवस्था के लिए मांगी थी जो हमारे पब्लिक अथॉरिटी को देनी चाहिए। और उन्होंने किस प्रकार से आरटीआई को इस्तेमाल करके हमारी सुविधाओं को, हमारी फंक्शनैलिटी को एक ऊंचे दर्जे पर। देखिए, जो तो कुछ मुद्दे अभी ऑनरेबल गवर्नर ने उठाए वो बहुत वैलिड हैं। अब इसको हमने जो पहले टाइप किया है वो एटीआई नैनीताल से किया। अब हम सिस्टमेटिकली हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि सारे अधिकारियों को और प्रथम अपीली अधिकारियों को और बाकी अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो आरटीआई के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़े और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़े। इसके सिवा जैसे आज हमने ये वर्कशॉप की है, आप सबके द्वारा, प्रेस के द्वारा सूचना जाएगी। इसके सिवा हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एचओडीज को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में प्रचार वगैरह किया जाता रहे। जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आरटीआई के बारे में बात बताइए, उसके बारे में बात कीजिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग उसके बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर विदेश यात्राएं कर रहे हैं। अपनी लंदन यात्रा के बाद वो यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर रहे हैं, जहां वो निवेशकों से बैठक कर रहे हैं। वहीं अपनी यूएई यात्रा के दौरान आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बीएसपीएस मंदिर भी गए और वहां बन रहे मंदिर में कार सेवा भी की। यूएई में हिंदू मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, उस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजन कर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ, साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को दुरुस्त करने और नई परियोजनाओं के तहत बनने वाले सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और वह अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं और जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा है। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। कुछ प्रमुख सड़कें हैं जो कई दिनों से लंबित हैं, जैसे 11 धनोल्टी मोटर मार्ग,
उसको बनने के बाद धनौल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहजधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कर। उत्तराखंड में गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर न्यायालय में सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता राजेश बिष्ट पिछले 4 साल से जिला चंपावत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग से लगातार पत्राचार कर व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई है, लेकिन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। आप सबको विदित है कि उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा की, जहां पे क्षेत्रीय स्कूलों में मैं भ्रमण के दौरान मैंने पाया कि स्कूलों के अंदर टीचर्स की बहुत कमी है, पीने के पानी की कमी है, जर्जर भवन है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है स्कूल में, खेल के मैदान नहीं है बच्चों के लिए, कंप्यूटर्स हैं तो इंटरनेट नहीं है। और मुख्य विषय जिसपे हम विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों के आज भी इंटर कॉलेजेस में टीचर्स की बड़ी कमी महसूस हो रही है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं साइंस साइड से, लेकिन उन इंटर कॉलेजेस में टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे माहौल में हमारे बच्चे को मजबूरी में शिक्षा लेनी पड़ रही है। क्षेत्र के लोग स्कूल अच्छे ना होने की वजह से लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए, इस पे हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए इस पे कार्य हो रहा है और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर उतारा गया। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है वो पार्टी को बिलोंग करता है और एक दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए चुनावी दौर में ही उनको क्यों नजर आया कि हमें इस पर एक याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव एकदम निकट है, निकाय चुनाव एकदम करीब है और उस समय अगर वो इस तरीके की चीजें डाल रहे हैं तो वो ये साबित करता है कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। और फिर भी हमें 6 हफ्ते का समय मिला है, अगर इस तरह की कोई कमी दिखती है तो हम उस पर पूरे खरे उतरेंगे और उससे पहले ही जवाब देंगे, क्योंकि धरातल पर कार्य करना हमारा कार्य है। और दृष्टि पत्र में कही हुई हर एक बात को जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था, वो धीरे धीरे हम लोगों ने एक एक चीजों को पूरा किया है और इसको भी पूरा करेंगे। और इसको गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारियों को जमीनी तौर पे उतारा गया है और इसको बारीकी से जांच की जा रही है। देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ABCD कैटेगरी करके सारे स्कूलों की डिटेलिंग की है। डी कैटेगरी वो हैं जो जिनकी भवन जर्जर हैं और लगभग 125 के भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है और उसको हमने DPR भी बनवा लिया है और इसी वर्ष हम लोग उसमें फंड रिलीज करके सारे विद्यालयों को ठीक करेंगे। C कैटेगरी वाले वो हैं जो बृहद मरम्मत की जिनको जरूरत है और उसको ठीक करेंगे, उसकी भी DPR बनने की कार्रवाई चल रही है। A और B ऐसे हैं जो ठीक हालत में है, तो हमने सारे स्कूलों की अपनी मैपिंग कर ली है और इस वर्ष ही जो D कैटेगरी वाले हैं उनको हम लोग ठीक करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बीजेपी का हमला लगातार बरकरार है। पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, वहीं अब एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत कई मर्तबा संन्यास की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया है, वे अपनी बात से मुकर जाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का जहां तक मैं बात करना चाहूंगी कि हरीश रावत जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितनी बार तो वादा किया है कि मैं इसके बाद संन्यास ले लूंगा, इसके बाद संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपनी एक बात पर भी वो खरे नहीं उतरते हैं। कभी गंगा जल लेके संन्यास लेते नजर आते हैं, कभी कुछ लेके। और हरदा शायद भूल गए कि उनका नाम एक दूसरा भी पड़ा है, हारदा।
तो वो जिस प्रकार से जितनी भी बातें कर ले वो उनपे एक मस्खरी का टैग लगाती हूं मैं, क्योंकि वो मस्खरी करते नजर आते हैं। अब उनकी मस्खरी का ये देख लीजिए आप हद, वो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी की बात करते हैं, तो शायद उन्होंने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है कि वीर सावरकर जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भारत के पहले व्यक्ति वो बने थे, और 1857 की लड़ाई में भारत को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का उन्होंने इतिहास लिखा था। और उनके बारे में अगर हरीश रावत जी ये बातें कहते हैं, तो ये साफ साबित होता है कि हरीश रावत जी किस प्रकार के देशद्रोही बयान यहाँ पर देते हैं। भारत में रहते हैं, भारत का खाते और देशद्रोही बयान देते हैं, और उनकी गोद में वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक बार एक नारे लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो वो पहले अपने आप को देखे, अपने अंदर झांके, और फिर उसके बाद बात करें तथ्यों के साथ, तो बोलते नजर भी आएंगे। मुझे पता है कि लगातार हारते हुए वो काफी डिप्रेशन में चले गए, लेकिन इस हद तक डिप्रेशन में चले जाएंगे ये किसी ने राजधानी देहरादून में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। संबंधित सभी विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन को लेकर निरंतर तैयारी करने की कवायद में जुटे हुए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण के कार्यों को कर रहा है। वहीं करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून की करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। देखिए, सिंगल विंडो के माध्यम से और हमारी बोर्ड बैठक के माध्यम से प्राधिकरण में जो इस तरह के इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इको रिजॉर्ट्स हैं, चाहे होटल का है, उसको हम लोगों ने द्रुत गति से सैंक्शन किया। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हमने काफ़ी सैंक्शन किए हैं। तो अब तक अगर हम वैल्यू की बात करें तो 5000 करोड़ से ज़्यादा के मानचित्र हम लोग वैल्यू की स्वीकृत कर चुके हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से निवेश के लिए यहाँ पर चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हाउसिंग हो, तो तीनों नज़रिए से अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दुबई दौरा है, उसमें भी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने सेक्टर फोकस सेक्टर जो तय किए हैं, उसमें भी काफ़ी निवेशकों को लेकर के रुझान है, खास करके उत्तराखंड को लेकर के। उसमें होटल हैं, एजुकेशनल हैं या हॉस्पिटल हैं। तो आज जैसे वहाँ पर रोड शो है, MOU होंगे, वैसे डिटेल शेयर करेंगे। तो उत्तराखंड को लेकर के कुल मिलाकर के एक अच्छा माहौल बना हुआ है और निवेशक आने को उत्साहित हैं। जहाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है, और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क हैं, पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे-फूटे हैं उनको ठीक करना, और जो डिवाइडर हैं उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है। तो आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। सर, ये एरिया अब कितना है जिस पे आप लोग सौंदर्यीकरण के लिहाज से फोकस कर रहे हैं, और इसमें क्या बजटीय प्रावधान हो गया, अगर है तो तकरीबन कितना बजट है? देखिए, पूरा प्राधिकरण के खर्चे पर हम कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया 13 मुख्य जो हमारी सड़कें हैं, जौली ग्रांड से लेकर रिस्पना तक, रिस्पना से लेकर घंटाघर तक, फिर प्रिंस चौक होते हुए जो आपका ISBT का है, सरधारा रोड है, बल्लूपुर चौक वाली रोड है, तो सारी सड़कों को हमने 13 जो मुख्य सड़कें हैं, GMS रोड है, सब लिया हुआ है। और आशा रोडी वाली जो रोड दिल्ली से आते समय जो इधर देहरादून को आती है, ये तो सारी मुख्य सड़कों को हमने लिया है। और जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने आपको बताया है, पूरा एक कंपोजिट डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण का इसमें हम लोग कर रहे हैं। लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा का इसमें हमने बजट का प्रावधान किया। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और वहीं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने साफ किया है कि जो लोग देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे हैं, वे राजधानी देहरादून से एक सकारात्मक संदेश लेकर जाएंगे और भारी तादाद में उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजधानी देहरादून में स्वच्छता और सुंदरता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जितने भी कार्य किए जाने हैं, सभी कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने का काम हो रहा है। इन्वेस्टर समिट
कि पूरे देश से विदेश से हमारे देहरादून में सब लोग आएंगे। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहर की साज सज्जा है, शहर की व्यवस्था है, वो ठीक हो। जो हमारे जानवर सड़कों में घूमते हैं उनको भी जो है उनको वहाँ से उठाकर उचित स्थान पर उनको रखेंगे। और जो लाइट की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था ठीक करने के लिए अधिकारियों को कहा है। जो सफाई की व्यवस्था उसको ठीक करने के लिए कहा है और चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा है। जो हमारी नगर निगम की सड़कें हैं उनको पैचवर्क और उनको ठीक करने के लिए भी कहा है, ताकि और ये जो बैनर पोस्टर जो सड़कों में लटके रहते हैं उसको भी सब हटाने के लिए कहा है सभी अधिकारियों को, ताकि शहर जो है हमारा स्वच्छ दून सुंदर दून का जो नगर निगम और शहर वासियों का नारा है, तो शहर सुंदर भी दिखना चाहिए, स्मार्ट भी दिखना चाहिए। और जो लोग यहाँ से देहरादून आएंगे उनको हमारे शहर का एक वातावरण भी अच्छा लगना चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि शहर देहरादून जो है अच्छा शहर है। यहाँ आने से यहाँ उत्तराखंड में उनको जो अपना पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं उससे जो है यहाँ की जनता को भी लाभ मिलेगा। जो हमारे बेरोजगार हैं उनको भी लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेशों के दौरे भी कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे बेरोजगार साथियों को अधिक से अधिक रोजगार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। तो वहीं जो अधिकारी बैठक में नहीं आए उनसे उपाध्यक्ष ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं को हमने आज पूरी तरीके से उनका मॉनिटरिंग की है, उनको देखा है। उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है, क्या वो योजनाएं अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति जो लाभार्थी है उस तक पहुंच रही हैं, उनका निस्तारण किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर के हमने बैठक की। और ये अल्पसंख्यक से संबंधित नहीं, ये पूरी योजनाएं जो उत्तराखंड सरकार की हैं और भारत सरकार की हैं, उन योजनाओं का पूरी तरीके से आज समीक्षा बैठक की गई है। वहीं कई अधिकारी यहाँ पर मौके पर नहीं थे। जो अधिकारी नहीं आए हैं, जिन्होंने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है, और जिन अधिकारियों ने पूरी तरीके से संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जिनको विभाग योजनाओं को चला रहा है, उस विभाग के अधिकारी को, विभागीय अधिकारी को अगर योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो ये गंभीर मामला है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी नहीं आए उन्हें नोटिस दिया जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। देखिए, हमारा और अधिकारियों का जो काम करने का ढंग होना चाहिए, हम लोग मिलकर के काम करें, सरकार की योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो उसका लाभार्थी है। राजधानी में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर राजबर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर सभी औषधि और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। उन्होंने यह भी कहकर जानकारी दी है कि कई बार आदेश के बावजूद कई अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगे से इसे गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते हैं कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और अभी हमने जो है कि जब से ये नकली दवा इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं तो सभी टीम को
ये सूचित कर दिया है कि वो अपने यही फील्ड में रहेंगे, नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अपने वकील के ऊपर। और विजिलेंस सेल हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए कह दिया है कि यहाँ नहीं बैठेंगे, फील्ड में ही कार्य करेंगे। और वही विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी का आज जन्मदिवस और पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने प्रदेश मुख्यालय में एनडी तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद रही कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी का कहना है कि प्रदेश में एनडी तिवारी की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी के राज्य में विकास की बुनियाद डालते हुए 900 करोड़ की वार्षिक योजना का आकार बढ़ाकर 5000 करोड़ तक पहुंचाया गया है। गोगी ने कहा कि उन्हीं की बदौलत पूरे प्रदेश में सिडगुल की स्थापना हुई है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ऐसे में आज समस्त कांग्रेस जनों ने पंडित तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। देखिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की आज पुण्यतिथि भी है और जन्म दिवस भी। आज हम लोगों ने उन्हें याद किया है महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून में, और एक श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि जो बुनियाद उन्होंने रखी है इस प्रदेश में वो हमेशा याद की जाएगी। भले वो सिडकुल के बिहार पे हो या युवाओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और एनडी तिवारी मात्र उत्तराखंड के नहीं, वो पूरे देश के बहुत बड़े नेता थे, और जो उन्होंने मार्ग दिखाया है हमें, हम उससे चलने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर से जो उन्होंने एक सोच, जो उनकी विचारधारा थी, वो आज भी जीवित है। आपको लगता है कि जिस इन्वेस्टमेंट की बात अब हो रही है, देखिए, तिवारी जी का जो राजनीतिक जीवन है और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश के स्तर पर हमें प्रतिनिधित्व दिया, जो उनकी विकास के प्रति एक दृष्टि थी, जो उनके समाज के प्रति एक दृष्टि थी, और जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इस राज्य को इस तरीके से स्थापित किया कि अगर मैं ये कहूँ कि आज जो उनका ही स्थापित किया हुआ है उसी से हम अपना काम चला पा रहे हैं, और कुछ बहुत नया उसके बाद अभी तक हम लोग जोड़ नहीं पाए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और उनकी दृष्टि हमेशा राज्य के विकास, देश के विकास की ओर जुड़ी रहती थी। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के लालकुआ में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता बिंदुखत्ता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू द्वारा की गई। स्वर्गीय श्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी जो विकास पुरुष कहलाए जाते थे, उनके जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग जो है यहाँ पर सारे कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और बिंदु खातवासी इकट्ठे हुए हैं। तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, जिनका की विशेष योगदान जो है नैनीताल जिले से विशेष योगदान रहता था, और जिन बिंदु खत्ता की बसासत में उनका बहुत जो है योगदान रहा है, इसलिए हर वर्ष हम उनको याद करते हुए उनकी ये जो है जन्मदिन और पुण्यतिथि हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तिवारी जी ने हमको, जब उनकी मिसेज सुशीला तिवारी जी अमेरिका में थी, तब उन्होंने हमें बहुत बड़ा सहारा दिया। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पीछे आ गई थी, पीछे आने के बाद उनको हटाने का वो आया था, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से आह्वान किया कि उनको ना हटाया जाएगा, हटाओगे तो बुलडोज़र जो है मेरे सीने में चलाया जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पहाड़ के लोग थे, भूस्खलन वाले क्षेत्र के लोग थे, उनको तो अच्छा ताकत मिली, और 1979 से लेकर के हमको जो हमारा जो विकास था, यहाँ बिजली, सड़कें, विद्यालय, ये चीज़ें जो हैं मुहैया होने लगी। राशन कार्ड तक उन्होंने बनवाए, जबकि राशन कार्ड के लिए हमारे राजेंद्र ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र व्यक्ति हुआ करते थे, वो अभी भी हैं, और उनकी अगुवाई में राशन कार्ड बने पहले। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि हम बिंदु खत्ते वासियों को
जो जीने की राह थी तिवारी जी ने दी, क्योंकि जो तकदीर बनाई उन्होंने हमारी बनाई। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।